अस्सलाम वालेकुम। याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान को 40 J-35 स्टेल्थ तैयारे फराहम कर रहा है, जिसके बाद जनूबी एशिया में दिफाई तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस इशू के साथ साथ आलमी मीडिया में पाकिस्तान की बढ़ती हुई पजीराई पर बात करेंगे और भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एक और खिलाफ वर्जी और बांग्लादेश में जो जारी मामलात हैं उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या बात हो रही है, हुकूमती हलकों में इस हवाले से अब तक क्या बात हुई है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे हुनरमंद पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क जॉब्स के हवाले से पैदा होने वाले इम्कानात का अहाता करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पेंटागन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चीन पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ तैयारे फराहम करने जा रहा है। पाकिस्तान के पास J-10C से पहले मौजूद है, JF-17 भी मौजूद है और अब J-35 स्टेल्थ तैयारे भी अगर पाकिस्तान को मिल जाएंगे तो पाकिस्तान की दिफाई ताकत जो है वो मज़ीद बढ़ेगी। इस सारे मामले में बात करेंगे। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती दिफाई तजिया कर हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है, पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ तैयारे मिलने वाले हैं और तादाद भी 40 बताई जा रही है, तो इसके बाद क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है या दिफाई स्ट्रक्चर है उसमें कितनी बेहतरी आएगी? जी बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, ज़ैनब आपने इनवाइट किया। देखिए, ये बड़ी क्रिटिकल मूवमेंट है। अगर ये जहाज प्रोडक्शन पाकिस्तान के हिस्से में आती है और तो पाकिस्तान के ऑफिशियल तक में नहीं आई है, लेकिन क्योंकि आपने कमेंट किया है कि न्यूज आइटम जो क्लियर हुआ है, ये 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट जहाज है। स्टेट ऑफ द आर्ट आजकल मॉडर्न दुनिया के जो 5 स्टेल्थ बेहतरीन जहाज हैं इनमें शामिल है, जिसमें F-22 रैप्टर, F-35 अमेरिका का है, इसी कैटेगरी का है, SU-57 रशिया का एक जहाज है जिस कैटेगरी का है, और चाइनीज है J-20 और J-35 ये इस कैटेगरी का है जो 5th जनरेशन स्टेल्थ। इसका क्या मतलब होता है? ये रडार पर नजर नहीं आता है। इसकी वजह से बहुत सारी वॉर केमिंग और जिसको कहते हैं ना वॉर ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी बदल जाती है। जिसके पास होगा उसको भी बदलनी पड़ती है और जिसके खिलाफ ये जहाज इस्तेमाल होगा उसके भी सारे वॉर गेमिंग और वॉर फाइटिंग मैकेनिज्म और कॉम्बैट जितनी सिमुलेशन है वो ऑब्सोलीट हो सकती है। तो इसलिए कि इस जहाज को कैटर ना किया जाए तो इसमें डेडली असरात होंगे, खासतौर पर जिसपे डिपेंड करना है इस सूरत में हिंदुस्तान। तो ये बहुत मॉडर्न जहाज है, जैसे मैंने कहा, बड़ा कैरी कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी इंटीग्रेशन है। देखिए, अभी भी पाकिस्तान ने जो J-10 उड़ाया और सिर्फ हमारे पास एक स्क्वाड इसने जहाज उड़ाया, लेकिन आपने देखा कि एक जहाज ने, क्योंकि उसकी डिप्लॉयमेंट इतनी पावरफुल, इतनी इफेक्टिव, इतनी टाइमली और इतनी डिसेंट थी दुश्मन के लिए कि वो समझ ही नहीं पाया जहाज की डिप्लॉयमेंट है। J-10 की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब J-35 जैसे इंटीग्रेट हो, जो खुद स्टेल्थ है, जाहिर है बहुत सारे जहाज साथ इंटीग्रेटेड होगा, नेटवर्किंग करेगा, अपडेट करेगा और दुश्मन को उसके होने की खबर भी नहीं होगी, तो ये बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग इफेक्ट होगा दुश्मन। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पेंटागन, जैसे आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट में ये भी कहा गया और इससे पहले पेंटागन की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि चीन जो है वो पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में फौजी अड्डे बनाने का प्लान कर रहा है, ताजिकिस्तान में, पाकिस्तान में और मुख्तलिफ ममालिक में। इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ही पेंटागन की ये रिपोर्ट जो है उन्होंने अपनी तहकीकात के नतीजे में ये शाया की है या कुछ चीज़ें जानबूझ के ऐसी शामिल की गई हैं कि जिससे टेम्परेचर लिया जा सके? मैं आपके व्यूअर्स के लिए आपके लिए एक आसान कर देता हूँ, आप खुद नतीजा बड़े आराम से निकाल सकते। इस वक्त दुनिया में, पूरे दुनिया में जो मुल्क, अमेरिका के जो एयर बेसिस हैं इस वक्त ग्लोबली 700 एयर बेसिस हैं जिन पर पेंटागन सेकंड फ्लोर है जिसको वो ऑपरेट करते हैं। और अगर सवाल आप मुझसे पूछे कि चाइना की पूरी दुनिया में कितने हैं, तो आप हैरान होंगे जो फिगर है वो सिर्फ है 0.2 यानी 2। तो अगर इतनी ज्यादा कंपैरिजन कोई रेशो ही नहीं बन, जिसका मतलब ये है कि चाइना ने कभी भी किसी दूसरे मुल्क को कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखे। एक बात, अमेरिका ने ऑलमोस्ट हर मुल्क में अपना इन्फ्लुएंस या अपनी प्रेजेंस रखी है इन फॉर्म ऑफ एयर बेस, इस तरह जैसे मैंने कहा। ये अमेरिका को खुद सोचना चाहिए। जो मैगजीन आपने कहा ना, ये वैसे ही टेम्परेचर तय की होता है। अमेरिका खुद पहले देखे, पेंटागन खुद पहले बताया कि पूरी दुनिया में उसके कितने एयर बेसिस, 700 एयर बेसिस कम तो नहीं होते। उसके बावजूद वो चाहते हैं कि मुख्तलिफ और फुटप्रिंट्स उनके अंदर आए, जो होल्ड नजर आए। तो आई डोंट थिंक चाइना का कोई ऐसा डिजाइन कभी रहा है,
नाउ की स्ट्रैटेजी ऐसी रही है ग्लोबल प्रेजेंस की, या दुनिया में कुछ क्वेश्चन पैदा करने की, या इन्फ्लुएंस पैदा करने की, या अपना किसी को जैसे टूल अबिलिटी टूल इस्तेमाल करने की, किसी एरिया को दायरा कैपिटलाइज करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, या कोर्सन पैदा करने के लिए। तो वो मेरा नहीं क्या किया था डिजाइन है, ये वैसे ही एक ऐसा जिन बनाया जाता है, आपको पता ही है, मोदी पहले वो जिन बनाते रहे, ऐसा काम को भी बनाया, सबको बनाते रहे, तो ये उसी तरह चीज को भी बनाते रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी सब्सटेंस है, ना कोई रेशो। अगर रेशो हो तो फिर कमेंट करना बेहतर है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि सदर मुमलिकत ने कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पे तकरीर करते हुए जिस तरह से इंडिया को ललकारा, और उनका कहना था कि इंडिया जो है वो अगर पाकिस्तान चाहता तो बहुत नुकसान कर सकता था, मज़ीद जहाज़ गिराए जा सकते थे, लेकिन हमने, आर्मी चीफ ने, एयर चीफ ने उन पर रहम खाया। आप क्योंकि ख़ुद भी माशाल्लाह से एयर कमोडोर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये बात तो तय है, अब तो पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान ज़्यादा नुकसान कर सकता था, तो पाकिस्तान कितना नुकसान कर सकता था? और दूसरा ये कि फिर क्यों उनको कम सबक सिखाया गया? देखिए इमरान साहब, ये जो मैं एयरफोर्स जिसको जानता हूँ, या जिसमें मैंने सर्व किया एज फाइटर पायलट कोई 35 साल, और फिर बाद में पढ़ा भी और पढ़ाया भी, ये वो एयरफोर्स नहीं है। ये ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। वो ट्रांसफॉर्म कैसे किया मैं बता देता हूँ। हमने जितनी एयरफोर्स देखी है इतने सालों में, वो थी रिएक्टिव और डिफेंसिव, ऑलवेज रेडी टू रिएक्ट जब भी हमारी एयर स्पेस को चैलेंज किया जाए। ये हमारा पिछले 70 सालों से ये डायनामिक चल रहा है। ये पिछले 3 सालों में खासतौर पर अभी जो लीडरशिप आई है, इसके बाद ये अब ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ये अब इंस्ट्रूमेंट या लीवर ऑफ पॉलिसी है, या इन्फ्लुएंस है, इनके इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है, जिसका मतलब ये है कि डिस्ट्रक्टिव बैलेंस क्रिएट कर सकती है, अपने हाथ में पूरे रीजन के अंदर एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को बदल के रख सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह किया है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। ये अब एयरफोर्स वो है जो अनप्रेडिक्टेबल है, जिसका डिजाइन अनफोल्ड होने में किसी दुश्मन को अंदाजा ना पता लगेगा कब हुआ है। अभी आपने देखा साइबर कमांड क्या हुआ, आपने देखा कि कैसी कैसी जगह सैटेलाइट, कैसी कैसी जगह एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हमने किया दुश्मन को सरप्राइज किया। देखिए 3 मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे चेंजेस हुए, जो आने वाली वक्तों में बिल्कुल बदल चुकी है इसकी डायनामिक्स या वे ऑफ फाइटिंग। अगला साल शुरू होने वाला है, अल्लाह ना करे कुछ हो, लेकिन अगर हुई तो ये बहुत डिफरेंट हो। मैं बताता हूँ, देखिए जब आप दुश्मन के खिलाफ लड़ते हैं तो आप एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढते हैं, यानी वो सबसे ज्यादा उसकी कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जिस पर उसका वजन खड़ा है। इसको हम मिलिट्री टर्म में लफ्ज यूज करते हैं स्कारलेट थ्रेड। आपके व्यूअर्स को मैं मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन स्कारलेट थ्रेड वो होता है जो बचपन में आपने देखा, जब बाबा स्वेटर पहना करते थे ना, तो एक धागे को निकालते थे, सारा स्वेटर खुल जाता। ये वो वाला धागा है जो मिलिट्री में भी इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं स्कारलेट थ्रेड। मिलिट्री के 3 स्कारलेट थ्रेड थे जंग में हिंदुस्तान के। एक हवा में राफेल था, एक जमीन पर था, वो था S-400, और समंदर में था विक्रांत। ये तीनों स्कारलेट थ्रेड थे, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इनको हिला दें या इनको टच कर दें तो सारे हिंदुस्तान का बैलेंस खराब हो जाएगा। सर 2 को हमने कर दिया, राफेल को कर दिया, ये मैं क्लोज कर दूं। राफेल को हमने कर दिया, कैसा हवा में न्यूट्रलाइज हो गई, एयरफोर्स ग्राउंड हो गई, सारा एयर डिफेंस सिस्टम बिठा दिया। जब S-400 हिट हो गया, विक्रांत को लाने की उनकी हिम्मत नहीं। तो ये मैंने इसलिए बताया कि आपको अर्ज कर सकूं कि नेचर ऑफ वॉरफेयर इस तरह जो अनप्रेडिक्टेबल होगी, जो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स होगी, और अब डिफेंसिव नहीं होगी। लेकिन सर अगर आपकी सारी गुफ्तगू के बाद मैं ये पूछना चाहूँ कि सर एक लीडर के सिर्फ बदलने से पूरी स्ट्रेटजी बदल गई, और ये भी खबरें हैं कि एयर चीफ ज़हीर बाबर संधू साहब ने आते ही जब 4 संभाला तो उनका टारगेट ही राफेल था, और 2-2.5 साल से उन्होंने बाकायदा फाइटर्स पायलट को ट्रेनिंग कराई कि अगर ये होता है तो हम कैसे राफेल को गिराएंगे। तो ये सर ये सारा जो मामला है, इसको मद्देनज़र रखते हुए फिर तो हम ये क्या नतीजा हासिल कर सकते हैं कि मुस्तकबिल के लिए मज़ीद ऐसी तैयारियां माशाल्लाह से हमारी एयरफोर्स जो है वो कर रही है कि अगर खुदा ना खास्ता दुश्मन दोबारा कोई ओछी हरकत करता है तो उसको पहले से भी ज़्यादा दबरकुट लगेगी। देखिए इमरान साहब, पाक फिजाई के तमाम सरबराह एयर मार्शल असद खान और एयर मार्शल नूर खान से लेकर तमाम सरबराह को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एयरफोर्स को मेरा हमेशा आउट नंबर्ड ही तैयार किया है। हम कभी नंबर में हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं अक्सर कहता हूँ आपको कि एक जज्बा ईमान है बस अल्हम्दुलिल्लाह, एक आपकी ट्रेनिंग है, और तीसरा और टेक्नोलॉजिकल एज, ये हमेशा से रहा है। इस प्रेजेंट चीफ ने सबसे आकर के किया था कि इन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजिकल एज, और एक चौथा एक एलिमेंट हुआ है वो है इंडिजिनाइजेशन,
यानी कि मकामी तौर पर सब तैयारी करते हैं, पहले भी हो किया है, यानी कि पहली दफा कोऑर्डिनाइजेशन में आपने तो मकामी तौर पर कुछ चीजें तैयार की, लेकिन जितना अब फोकस किया गया है 4 सालों में, खास तौर पर अभी 10 तारीख को मई के महीने में जितनी टनेज फेंकी गई, मैं कई दफा कह चुका हूँ कि 65 की 17 दिनों की जंग से ज्यादा थी, उसमें से 50% मैंड जहाजों ने फेंकी है और 50% अनमैन्ड लॉइटरिंग मुनिशन, किलर ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल की तरफ से फेंकी गई है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजिकल एज इतना हो गया। इनकी पहली तकरीर सुनने इसी सरकार की, उन्होंने आने के बाद फौरन बात कहा था कि मैं मल्टी डोमेन ऑपरेशन की तरफ एयरफोर्स को ले जाऊंगा, मैं साइबर तूफान की तरफ ले जाऊंगा, मैं किल पिक्चर की तरफ ले जाऊंगा, और वॉर आने वाली जंगों में मैं खुद भी उनसे मिला था 3 साल पहले भी, वो कहते थे कि वॉर ऑर्केस्ट्रेट की जाएगी आने वाली। मुझे तो नहीं पता था जंग हो जाएगी, लेकिन आपने देखा किस तरह जंग ऑर्केस्ट्रेट बिल्कुल सर, हमने पाक की है इंडिया और वॉर हिंदुस्तान ने। में बिल्कुल हमारी फोर्सेस ने जिस हिकमत अमली का मुजाहरा किया और बड़ा स्मार्टली ये तमाम तर मामले को देखा गया और पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। अब इसका तो पाकिस्तानी मीडिया का, इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ की तारीफ कर रहा है। कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू में भी कहा गया कि बैनुल अक़वामी जरीदे ने रिपोर्ट किया कि 2025 में आलमी सियासत में स्ट्रेटेजिक मकाम बहाल किया पाकिस्तान ने। तो इस तरह से मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं। सर, ये सारा मामला एक तरफ भारत को जिस तरह से हर फोरम पर हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब जो बांग्लादेश वाला मामला है उस पर भी आपकी रहनुमाई चाहेंगे। उसमें भी भारत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। इवन उस्मान हादी के कत्ल के बाद जो मरकजी 2 मुल्जिम थे वो बांग्लादेश से फरार होकर भारत चले गए हैं, ऐसा भी रिपोर्ट किया जा रहा है। तो अब भारत सर चाह क्या रहा है? भारत, इसका मतलब तो यही लग रहा है कि भारत 1971 वाला मामला चाह रहा है बांग्लादेश में। देखिए जैनब, जितने इसी जमाने में एक सार्क मालिक हुआ करते थे, अब तो नाम ही रह गए हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया। तो इन तमाम मुल्कों में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अलावा सबको इन्फ्लुएंस या ओवर पावर किया हुआ था, या इन सब ने अपने डिजाइन के ताबे किया हुआ, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था। तो एक पाकिस्तान एक वाहिद हुकूमत थी या एक मुल्क था जो स्टैंड करता था अपने प्रिंसिपल और इसकी इकोनॉमिक डिजाइन या एक्सपेंशन को चेक एंड बैलेंस करता था, ये चेकिंग फोर्स होता था। लेकिन हिंदुस्तान की रेलेवेंस इतनी ज्यादा थी इंटरनेशनल ट्रेड की नजर में, ट्रेड था, थी, मिलिट्री कोलैबोरेशन थी, कि हमेशा जो वेस्ट होता था, खासतौर पर अमेरिका, इंडिया को प्रेफर करता, क्योंकि बांग्लादेश खास तौर पर एक हमारे लिए एक सपोर्ट एलिमेंट नहीं था इसमें। क्योंकि हसीना वाजिद की 16 साल हुकूमत रही, तो हम एक किस्म का उधर से कुछ सपोर्ट ले नहीं पाते। अब टाइम बदल गया और 2 बड़े प्रोमिनेंट मुल्क है इंडिया के बाद अगर कोई है तो वो बांग्लादेश और पाकिस्तान ही है पूरे खित्ते के अंदर, जो बैलेंसिंग एक्ट कर सकते, जो एक जिसको मैं कह रहा हूँ लीवर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं हिंदुस्तान पर। और वो अल्हम्दुलिल्लाह डायनामिक्स हमारे हाथ में बदल गए। ये नहीं कि हम कुछ डिजाइन कर रहे हैं, कोई मल्टी लॉन्च करने लगे हिंदुस्तान पर, लेकिन डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अगर ज्वाइनेस हो जाती है तो हिंदुस्तान को जाहिर है घबराहट का शिकार होगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऑलमोस्ट इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े मुल्कों को ग्रांटेड दिया हुआ था कि जैसे वो हिंदुस्तान की ही एक एक्सेप्ट है। तो ये अब न्यू नॉर्मल बनना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर हिंदुस्तान उस तरह का अपना इन्फ्लुएंस इंडिकेशन नहीं कर सकेगा इन मुल्कों में। खासतौर पर जब इन 2 मुल्कों को नहीं करेगा तो रीजन के अंदर भी उस तरह बाकी मुल्कों में भी थोड़ी सी एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस या सेल्फ इंश्योरेंस आएगी। तो ये अच्छा डोमेन है एक बैलेंसिंग एक्ट या बैलेंसिंग एक्ट होने। लेकिन सर जो दोनों मुल्जिम हैं जो भारत फरार हो गए, तो आप नहीं समझते कि राह की मदद के बगैर वो वहां से भारत पहुंच ही नहीं सकते थे? एब्सोल्युटली मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान उसको चाहता है किसी तरीके से जो इंकलाब आया है या जो चेंज आई है लोगों में, जो अवेयरनेस आई है, उसकी तरह किसी तरीके से यूटर्न कराया जाए, लोगों को रडरलेस या लीडरलेस कर दिया जाए। खासतौर पर जो स्टूडेंट्स की तारीख चली है जिसके अंदर ये आदि जो थे उनका बहुत कलीदी किरदार था। तो एक 2 मकसद हासिल करना चाहता है हिंदुस्तान इस जैसी शख्सियत को कतल करवा के। एक तो ये कि ये लीडर पनपने ना पाए, आगे ग्रो ना करे, और दूसरा एक डेटरेंस क्रिएट किया है रॉ ने बुनियादी तौर पर। ये किया है कि अगर कोई लीडर उठेगा तो उसका हम ये हाल करें। ये 2 प्रॉन्ग है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान इस तरह की हरकतों से करके इन स्टूडेंट तरीकों को या लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है, और वो बाय द वे हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। मैं बड़ा क्लोजली फॉलो किया, मैं बांग्लादेश होकर आया हूँ अपनी सर्विस के दौरान, मैं लोगों से मिलकर आया हूँ, तो वो हिंदुस्तान के मुखालिफ नहीं है, सिर्फ वो अपना राइट ऑफ सेल्फ सर इस वक्त तो बांग्लादेश में बड़े हंगामी हालात और हंगामी सूरत हाल है, इलेक्शन भी करीब है फिर, और रॉ की इन्वॉल्वमेंट भी आपके सामने है, जिस तरह से 2 मुल्जिम फरार हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? इलेक्शन भी हो सकेंगे या नहीं? मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस वक्त है, जो इंटरिम है, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यहाँ फोर्सेज पर बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को एक सिक्योरिटी दे, एक सेंस ऑफ जिसको कहते हैं ना बिलोंगिंग दे, और एक एलिमेंट ऑफ पीस दे,
कि कोई भी बाहर का मुल्क आके अपने डिजाइन अनफोल्ड ना कर सके। जाहिर है कि जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। हमारे साथ तो जाहिर है हम तो एक एज ए दोस्ताना ब्रदरहुड ऑफर करेंगे लॉन्ग टर्म मिलिट्री कॉपरेशन ये ट्रेड, लेकिन आई एम श्योर कि उनकी ऑब्वियसली आर्म फोर्सेज ने और उनकी जो गवर्नमेंट है इंटायरम उन्होंने ही करना है, श्योर करना है कि लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि हम अपना हाथ के राहे दही इस्तेमाल करेंगे तो वो वोट भी ना सिर्फ मीनिंगफुल होगा बल्कि क्यों आएगी। ये तो उन पर डिपेंडेंट होता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि भारतीय मीडिया जो है वो तो बड़े जोर शोर से ये जो है ना शोर मचा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो इलेक्शन से पहले कि दिफाई मुआहदा कर लेंगे। क्या आप समझते हैं कि ऐसा कोई मुआहदा हो सकता है? देखिए, हमारा बहुत करीबी ताल्लुक रहा है हसीना वाजिद से पहले, जब ब्याह हुआ करती थी। मैं खुद साइंस करता रहा हूँ, हमने पीरियड्स को ट्रेनिंग देते हुए मतलब हमारा एक कंफर्टेबल या ट्रस्ट बहुत ज्यादा था, किसी के खिलाफ नहीं, एक ब्रदरहुड था कि वो हमारा हिस्सा रहा है मुल्क का। हमारी गलतियों या वोटेवर सोच की वजह से वो हमसे पैदा तो हो गए हैं, लेकिन हमारे खिलाफ वो जो खलीज हिंदुस्तान पैदा करना चाह रहा है वो कामयाब कुछ अर्सा तो हुआ है। 15-16 साल जो मैंने आपको कहा हसीना वाजिद का जमाना था, लेकिन ट्रेडिशनली हम दो मुल्क एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्टफुली देखते रहे, हमारी ब्रदरहुड रही है। मैं जब बांग्लादेश गया था तो वो वैसे रिग्रेट करते थे कि हम मिलकर बहुत स्ट्रांग हो सकते थे, लेकिन वो गलतियों की तरफ भी पॉइंट आउट करते थे कि बस पाकिस्तान से और हमारी लीडरशिप से जो हमारी हुकूमत की से गलतियां हुई। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लोगों के दरमियान नफरत नहीं थी, सब उस वक्त भी नहीं थी, आज भी नहीं। उनके एक एलिमेंट ऑफ बॉन्डिंग तो है ना, नेचुरल बॉन्डिंग है, एक ब्रदरहुड है, मुस्लिम है, हम एक हिस्सा रहे हैं, एक बहुत ज्यादा एक और सबसे बड़ी मुस्लिम स्टेट होते हैं मिलकर। तो वो जैसे मैंने कहा कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग को हमने वैल्यू ऐड करनी चाहिए और हिंदुस्तान तो कोशिश करता रहेगा। बाय द वे, मुझे कोई सरप्राइज नहीं होता जब इस तरह की हरकतें होती है, क्योंकि उनको एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी हो रही है और वो एक कॉर्नर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। इतना बड़ा मुल्क जो एक ऑलमोस्ट इवन सिफारती ताल्लुकात इनका बहरान का शिकार है। इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है कि किस तरह से लूजर के तौर पर ये उभर कर सामने आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भारत कभी पाकिस्तान को धमकियां देता है जंग की, फिर बांग्लादेश में जो मामला चल रहे हैं वो भी आपके सामने है, अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान पर जो दहशतगर्दाना हमले करवाता है भारत वो भी आपके सामने है। तो ये जो सर अब एक मामला सामने आया है कि दरिया चिनाब पर पन बिजली मंसूबा शुरू करने वाला है भारत, तो इसको कितनी बड़ी वायलेशन देख रहे हैं, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी भारत कर रहा है, तो इसको सर आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा मुतासिर होगा इसकी वजह से। देखिए जैनब, इसके दो जवाब हैं। एक तो जाहिर है हमें पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एफर्ट जारी रखनी चाहिए कि पाकिस्तान ऐसी व्यापी ना करे और इंटरनेशनल लॉ की वॉलेशन ना करे। हमें वर्ल्ड बैंक जो गारंटी है उसको भी एंगेज करना चाहिए। लेकिन मैं साथ ही हमेशा एक और जरूर सवाल करता हूँ कि हम हर दफा रिएक्टिव क्यों रहते हैं कि अगर हिंदुस्तान हमारा पानी बंद करते हैं हम तब परेशान हो जाते हैं, पानी खोल दे हम तब परेशान होते हैं। हमने कुछ किया? हमने रिजर्वायर का पिछले 40-50 सालों में हमने तरबेला डैम और बंगला डैम के अलावा कोई डैम बनाया? आप अपने आप से भी पूछिए। तो हमें खुद स्टोरेज करनी चाहिए, वो खोल दे हम तब भी हैं, अगर बंद कर देगा तो हम अपना पानी इस्तेमाल कर सकते। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। तो हम ये कहते हैं कि वो हमारा बंद कर देगा पानी तो हम यहाँ फसलें खराब हो जाएंगी, प्यास हो जाएगी, जब वो खोल देगा तो फ्लड आ जाएंगे। तो वो हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने खुद भी कुछ काउंटर करना चाहिए, जो मेरा नजरिया है। हमें भी मिल बैठकर सोचना चाहिए कि आया हमारी इकोनॉमी, हमारा मिलिट्री प्लान, हमारी वॉर गेमिंग, हमारी एग्रीकल्चर आया हॉस्टेज रहेगी हिंदुस्तान के आने वाले वक्तों में कि उनकी मर्जी पे फ्लड आया करेंगे, उनकी मर्जी से कहता आ जाया करेंगे। मेरा ख्याल इस पर भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए। दुश्मन से निपटने के लिए पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी और हिकमत अमली वाज़ेह तौर पर मौसर रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, दिफाई तजिया कर हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद मुज़ाकरात के सिलसिले में क्या तैयारियां कर रहे हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती सेशन जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ बयानात भी दिए जा रहे हैं। तलाल चौधरी साहब ने भी मुज़ाकरात को लेकर कुछ कहा है, पहले वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इमरान साहब, अब मुज़ाकरात को लेकर ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट भी कुछ सीरियस दिखाई दे रही है। जिस तरह से तलाल चौधरी साहब ने कहा कि आए स्पीकर के पास और बात करते हैं, लेकिन ये मुज़ाकराती अमल शुरू कब होगा, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। देखिए ज़ैनब, बात ये है कि ये जो मामला है ना कि मुज़ाकरात शुरू कब होंगे, तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू होंगे जब दोनों फरीक इसमें सीरियस होंगे। अब हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, इन्होंने कहा जी हम बिल्कुल ठीक है मुज़ाकरात करते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद जो है उसने भी कह दिया वो भी सीरियस है, लेकिन अभी पीटीआई की समझ नहीं आ रही तहरीक इंसाफ क्या मुज़ाकरात में शामिल होगी, क्योंकि फवाद चौधरी साहब हों या महमूद मौलवी हों या इमरान इस्माइल हों, अली जैदी हों,
इन लोगों का पीटीआई से इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं है, अमलन तो कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पीटीआई तो इनको अपना हिस्सा ही नहीं मानती। और खान साहब ने इन सब को फारिग किया हुआ है। खान साहब ने तो बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन बनाया। अब मामला यह है कि बैरिस्टर गोहर अगर कोई बात करते हैं तो वो पीटीआई की बात तस्वर की जाएगी, सलमान अकरम राजा साहब को बात करते हैं तो वो समझा जाएगा पीटीआई का मौक़िफ़ है। अब उधर से मामला जो है जब तक क्लियर नहीं होता और वो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनते उस वक्त तक नहीं हो सकता। अलबत्ता कुछ लोगों का ये ख्याल है कि क्योंकि बानी ने महमूद अचकज़ई साहब को और अल्लामा नासिर अब्बास साहब को मैंडेट दिया है, इसलिए वो अगर मुज़ाकरात करते हैं तो वो मुज़ाकरात भी पीटीआई मानेगी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये एक तरह से आप समझ लें कि कैमोफ्लैज है कि अगर उनकी मर्ज़ी की बात हो तो वो मान लें कि हाँ हमारे ही नुमाइंदे थे, नहीं तो हम तो शामिल ही नहीं थे। इमरान साहब वही बात है ना कि मुज़ाकराती सेशन के लिए ज़रूरी ये है कि तमाम अपोजिशन मुत्तहिद हो। सबसे पहले तो ज़ाहिर है पीटीआई अगर इसमें शामिल नहीं होगी तो मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे। अब जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करने के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त कर सकते हैं, क्या लगता है आपको, क्या आने वाले टाइम में आसिफ अली जरदारी भी कोई रोल प्ले कर सकते हैं मुज़ाकराती सेशन? देखिए बात यह है कि मुज़ाकराती सेशन में तो आसिफ अली जरदारी साहब कोई रोल प्ले नहीं कर सकते, लेकिन बतौर सदर मुमलिकत वो बहुत सा रोल प्ले कर सकते हैं। और देखिए इसमें कोई शक नहीं कि आसिफ अली जरदारी वाकई ही मफामत के बादशाह हैं। और उन्होंने माजी में भी देखी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया और फिर जिस तरह से सारे मामलात को संभाला तो वो सबके सामने है। मैं बिलावल भुट्टो की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन आप एक बात उन्होंने और भी की है, उस पर भी गौर करें। उन्होंने कहा है कि सियासी जमातें जब तक सियासी रवैये नहीं अपनाएंगी उस वक्त तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो ये तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग पीटीआई अगर सियासी रवैया अपनाएंगे, ये लोग हुकूमत हो अपोजिशन हो कोई हो, तो फिर ये चीज़ें आगे चलेंगी और फिर को मुज़ाकरात जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। बिल्कुल इमरान साहब, सेंसिबल बात है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो की है। अब गवर्नर सिंध कामरान टसोरी साहब ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि पीटीआई के साथ भी वही कुछ होना चाहिए जो एमक्यूएम के साथ हुआ था। क्या आप समझते हैं कि पीटीआई के साथ शायद आने वाले दिनों में फिर वही कुछ होगा जो एमक्यूएम के साथ हुआ है? देखिए बात यह है कि पीटीआई के साथ अभी भी कुछ कम तो नहीं हो रहा, लेकिन पीटीआई में और एमक्यूएम में एक फ़र्क था। एमक्यूएम में एक शहर की जमात थी, यहाँ आप कह लें एक शहर की जमात थी, साथ थोड़ी सी हैदराबाद दूसरा शहर मिला लें, बुनियादी तौर पे सिंध के कुछ हिस्से की जमात थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पूरे मुल्क में, माफ़ कीजिएगा, पूरे मुल्क की जमात है और मुल्क की सतह पे उसका वोटर सपोर्टर मौजूद है, एक मकबूल तरीन सियासी जमात है। इसलिए उसके खिलाफ इस तरह से बस ये जमात कार्रवाई करना कोई इतना आसान नहीं, और ना ही मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत को इस तरह की कार्रवाई करने के मूड में है। अच्छा इमरान साहब, जाहिर है अब फवाद चौधरी साहब भी बड़े अलर्ट और बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं मुज़ाकरात को लेकर। ये भी कह रहे हैं कि पेरोल पर रिहा किया जाए जो भी सियासी कैदी हैं। तो क्या समझते हैं फवाद चौधरी साहब ने जो मुतालिबा किया है, क्या फवाद साहब को भी कोई सीरियस लेगा? फवाद चौधरी साहब को भी देखें, फवाद चौधरी साहब ज़ाती तौर पर मैं तो फवाद चौधरी साहब की जो सियासी समझबूझ है उसका कायल हूँ। वो सियासी समझबूझ रखने वाले इंसान है और वो बात ठीक कर रहे हैं। लेकिन फिर बात वही है कि पीटीआई का मिजाज क्या है, क्या पीटीआई का मिजाज फवाद चौधरी की सियासत है या पीटीआई का मिजाज सुहेल अफरीदी की सियासत है? तो ये सीधी सी बात है कि पीटीआई का मिजाज जो है वो है सुहेल अफरीदी की सियासत। खुद इमरान खान साहब जो हैं वो भी उसी तर्ज सियासत को पसंद करते हैं, इसीलिए खान साहब अभी तक जेल में है। अगर खान साहब इस तर्ज सियासत को पसंद ना करते तो बहुत सारी चीज़ें अब तक हल हो सकती थी। इमरान साहब, फिर इसका मतलब तो यही है कि पीटीआई को ये लगता है कि शायद हमें कोई सियासी रास्ता नहीं मिलेगा बातचीत से, इस वजह से वो एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। फिर तो इसकी मेजर उन्होंने बातचीत की कब है? वो तो कहते थे पहले दिन से, तो कोशिश की ना नहीं, वो तो पहले दिन से कहते हैं। बानी तो पहले दिन से इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि हमने तो किसी से बात ही नहीं करनी, हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, और एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करना नहीं चाहती। तो बात तो सियासतदान आपस में करेंगे तो मामला हल होगा। ठीक। अच्छा इमरान साहब, क्या समझते हैं फिर ये जो मुज़ाकरात गवर्नमेंट, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से सीरियस कोशिश की गई है? क्योंकि लास्ट टाइम अगर कंपैरिजन किया जाए तो तब भी चीज़ें इस तरह से ड्रैग आउट हुई, महीनों पे ये मुज़ाकरात मुश्तमिल रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो फिर अब इस मुज़ाकरात को क्या समझते हैं, क्या इसका फ्यूचर देखते हैं आप?
देखें, मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से तो बिल्कुल सिंसियरली ये कोशिश की गई है, और अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं या अल्लामा नासिर अब्बास साहब, मुझे तो उनके भी खलूस पे कोई शक नहीं है, वो भी संजीदा हैं। लेकिन मामला फिर वही है कि इमरान खान साहब संजीदा है। इमरान साहब, किस तरह से गवर्नमेंट संजीदा हो सकती है? ये वही गवर्नमेंट है जो बानी से मुलाकात नहीं करने देती, उसमें तो कुछ कर ना सकी, अब मुज़ाकरात करके वो एक कौन सा अपना एक पॉजिटिव चेहरा दिखाना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि लोगों को इस चीज़ पे बड़ा वो रहा, तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रहे लोग कि अदालती फैसला आने के बावजूद मुलाकात तो करने नहीं दे रहे थे, फिर मुज़ाकरात में कैसे सीरियस हो सकते हैं? ये बड़ी वैसे आपने अजीब सी बात की है। जो एक रिपोर्ट आई है वो आपने देखी होगी, जाहिद गिशकोरी साहब बड़े सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। 860 दिन तकरीबन जो हाँ साहब जेल में थे, तो 860 दिन में 864 मुलाकातें हुई हैं, यानी रोजाना की एक मुलाकात बनती है। तो अभी भी आप कहते हैं मुलाकात नहीं हुई, मुलाकातें तो बहुत हुई हैं। अब कहती, अगर ये चाहे कोई भी कहती, आप एक बात को समझ लें कि पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि इमरान खान साहब गलत या सही है, फिर एक अलग बहस है, लेकिन अब एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं। आप क्यों एक ये जहन बना लेती हैं कि जी वो मावरा है सब चीज़ों से? मुजरिम के कोई राइट्स भी तो होते हैं। सजा याफ्ता मुजरिम के जो राइट्स है वो उन्हें मिलने चाहिए, वो अपने लॉयर्स के साथ मिले, फैमिली के साथ बिल्कुल मिले, और वो लेकिन कानून के मुताबिक हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जी वो मिले, लेकिन बाद में फिर सियासी शुबदाबाजी ना की जाए। अब अगर ये कानून के मुताबिक नहीं करते तो जो इन्होंने कल बोया था आज वो ही काट रहे हैं। इमरान साहब, वही आपकी बात है कि सियासी बातचीत ना करे बाहर आकर। अब बुशरा बीबी साहिबा, उनको भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनकी बहनें तो बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करती। अगर यही इनका पॉइंट ऑफ एजेंडा है गवर्नमेंट का, तो वो तो आके चुपचाप उनसे भी मुलाकात नहीं करने तो मरियम वट्टू साहिबा की जगह इंटरव्यू आपने दिए थे? बिल्कुल इमरान साहब, कुछ अभी आप कह रही हैं वही कि बात गुफ्तगू नहीं इमरान साहब, इंटरव्यू में या जेल से बाहर आकर सियासी गुफ्तगू में बहुत फर्क है। वो इंटरव्यू सियासी थे या गैर सियासी? इमरान साहब, फिर अगर हम बात करें, फिर जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये जब नवाज शरीफ के टाइम पे ये नहीं मुलाकातें करने जाते रहे, तब भी सियासत पे बात, सियासतदान तो सियासत पे बात करेगा। देखिए सियासतदान लेकिन ये तो इंतशार और नारकी ना फैले। अब देखें सियासतदान सियासत पे ही बात करते हैं, लेकिन ये तो कहते हैं कि इनकी बहनों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मरियम वट्टू का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर गैर सियासी लोग भी सियासत पे ही बात करेंगे तो फिर तो मामला हल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है इमरान साहब, कुछ हद तक आपने जो बात की है कि पीटीआई को भी यकीनी तौर पे एबिलिटी दिखानी चाहिए ताकि मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बन सके। नाजरीन, अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान दुनिया भर में पैदा होने वाली जॉब्स के मौका से कैसे फ़ायदा उठा सकता है। वेलकम बैक। हुकूमत पाकिस्तान बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए तेज़ी से इक़दाम कर रही है, और ऐसे में इटली ने पाकिस्तान के लिए नौकरियों में मजमूई तौर पर 10,500 का कोटा मुख्तस किया है। हर साल 3500 पाकिस्तानी सीजनल और नॉन सीजनल बुनियादों पर अब नौजवान इटली जा सकेंगे, और इसके साथ ही साथ जल्द यूरोप के मज़ीद ममालिक भी पाकिस्तानियों को मौका जो है फराहम करेंगे। इस हवाले से ये जो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, इस बारे में बात करेंगे। बैरिस्टर अमजद मलिक, वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अमजद मलिक साहब। किस तरह से देख रहे हैं, जाहिर है बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मसला था पाकिस्तानी नौजवानों का, अब इटली के साथ ये जो एक कामयाब सॉर्ट ऑफ मुआहिदा जो किया गया है कि 10,500 का कोटा मुख्तस किया गया है, इससे पाकिस्तानी अब किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर रहनुमाई फरमाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। पूरी दुनिया में इमिग्रेशन को लेकर बड़ी तशवीश है। यूरोप में इस वक्त इमिग्रेशन एक हॉट इशू है, और इलीगल माइग्रेशन, जो बोट्स के जरिए लोग जाते हैं या इलीगल एंटर होते हैं, उसके ऊपर एक कदगन लगा रहे हैं। तेजी से चीजें बदल रही हैं और कवानीन जो है शेप पा रहे हैं, और एंजाइटी है सोसाइटी में कि इलीगल माइग्रेशन का तदारक होना चाहिए। और ऐसे में पाकिस्तान का जीएसपी प्लस का मेंबर होना, उसके जरिए तजारत का फरोग होना, तो पाकिस्तान भी इसके ऊपर तशवीश का इजहार कर चुका है। ह्यूमन स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए टास्क फोर्स बनी है। वजीर आजम ने एक सख्त अंदिया दिया है कि यहाँ से इलीगल माइग्रेशन के तमाम रास्ते रूट रोके जाएंगे और ह्यूमन ट्रैफिकर्स को सजाएं दी जाएंगी। साथ साथ हमने यूरोप से बात की है, मुकालमा किया है
कि अब इन हॉट स्पॉट्स के ऊपर जहां से लोग बाहर जाते हैं, अगर इनको हम स्किल्ड लेबर के तौर पे ट्रेन नहीं करते या मुल्क से बाहर नहीं भिजवाते, तो ये भी एक तरीका है जिससे जरिए इलीगल माइग्रेशन रुक सकती है। तो यूरोप ने रेसिप्रोसिटी के जरिए इटली ने वेलकम किया है और 10,500 की पहली 3 साल में खेप जो है उसका अंदिया दिया है। मरियम नवाज शरीफ साहबा स्किल्स के स्पॉट्स बना रही हैं, बाकायदा उन्होंने काउंसिल बना दी है और एक टास्क फोर्स काम कर रही है। वजीर आजम साहब भी ओईसी को रीवैम्प कर रहे हैं सालक साहब के नीचे, और ओईसी अगर रीवैम्प होगी, आपका स्किल्ड लेबर जो ट्रेन होगी 9-9 10-10 महीने के डिप्लोमा कोर्सेज करेंगी, आपके पास खपत होगी कि हमारे पास ये लोग अवेलेबल हैं भेजने के लिए, तो आप बैनुल-अक़वामी दुनिया में मुआहदे करके आप बाकायदा इन ब्लॉक लोगों को भेज सकेंगे। ये मॉडर्न दुनिया में स्किल्ड लेबर भेजने का जरिया होगा। मेरे ख्याल में यूरोप और आपको गल्फ की मंडियों में अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा। यहाँ मंडी बहाउद्दीन, खारियां, जेलात यहाँ बनेंगे। मलिक साहब, आप माशाल्लाह, क्योंकि वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब और वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा दोनों के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, तो वजीर आज़म शहबाज शरीफ की तो ख्वाहिश है कि अगले 3 साल में कम से कम 10 लाख पाकिस्तानियों को कानूनी तरीके से, ऐसे जिनमें अक्सरियत स्किल्ड लोगों की हो, बाहर भिजवाया जाए, और ख़ास तौर पे यूरोप और मिडल ईस्ट में, ताकि वो जाके वहाँ पे बाइज्जत तरीके से जाएं और वहाँ पे जाके ज़र मुबादला भी कमा सकें। तो क्या आप समझते हैं कि ये टारगेट जो है वो आपकी हुकूमत अचीव कर लेगी? इमरान भाई, दोस्त तो आप भी हैं हमारे, लेकिन मेरे ख्याल में ये अचीवेबल टारगेट है। उसकी मेन वजह यह है कि दुनिया इलीगल माइग्रेशन और ये ह्यूमन स्मगलर्स के खिलाफ होती जा रही है। पहले चल जाता था, अब नहीं। अब बायोमेट्रिक के जरिए वीजे हैं, ऑनलाइन सारा कुछ हो रहा है। ऐसे में लीगल माइग्रेशन ही नेम ऑफ द गेम है। इंडिया ने आईटी के जरिए बहुत दुनिया भेजी है बैनुल-अक़वामी दुनिया में, लेकिन अब दुनिया भी जो है इसको प्रोपोर्शनेट तौर पर बाकी दुनिया में तकसीम करना चाहती है। हमारे लोग अच्छे हैं, स्किल्ड हैं, ब्रिकलेयर, नर्सेज, शोफर, जो आपकी शेफ इंडस्ट्री है, केटरिंग इंडस्ट्री है, आपकी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटलों में काम है, तो हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं, ड्राइवर्स हैं, ये बहुत सारी खपत है जहां पे लेबर मार्केट की जो है जरूरत है, जो नीड है पूरी दुनिया में। और मेरे ख्याल में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। हम अगर ट्रेन करते जाएं, ट्रेन टू एम्प्लॉय जो है ये इजी है। बाहर वाली दुनिया आपसे वो बंदा लेगी जो डिप्लोमा होल्डर हो, सर्टिफाइड हो, और उसके ऊपर पाकिस्तान की मोहर हो, पाकिस्तान उस हुकूमत की, अपनी हुकूमत के जरिए उनकी जिम्मेदारी उठाए, करैक्टर की जिम्मेदारी उठाए, उसकी पुलिस रिपोर्ट चेक करे, सारा कुछ दे। तो अगर आप ये इस तरह का काम कर लें, और जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये हॉटस्पॉट, ये रिखारियां, मंडी बहाउद्दीन, जेलम, गुजरात टारगेट किए हैं कि हम यहाँ स्किल सेंटर बनाएंगे, यहाँ पे अदनान चट्टा साहब इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, तो अगर ये यहाँ पे ट्रेन होना शुरू हो जाए, 1000-1500 बंदा 3-3 महीने बाद ग्रेजुएट हो रहा हो, तो मेरे ख्याल में ओईसी को रीवैम्प करके ये ऑनलाइन चीजें होती जाएंगी। और हम हुकूमत के जरिए, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज के जरिए, जैसे सऊदी अरब को 10,000 बंदा भेज रहे हैं सालाना, दुबई को भेज रहे हैं, कतर, मस्कत, अमान को भेज रहे हैं, ये आपके लिए आसान होता जाएगा। और आपका ज्यादातर ग्रेजुएट जो है इन अदारों से तलीम याफ्ता आदमी, ये जीसीसी की कंट्रीज 7 मुल्क उठा लेंगे। और यूरोप में इसकी बड़ी मांग होगी, जो ये सीजनल वर्क होते हैं, चेरी पिकिंग, ये जो फूलों के मौसम में काम करते हैं, या बरतानिया में नर्सेस की बड़ी मांग है, जो वहां पे केयर वर्कर्स की बड़ी मांग है। तो आप रादर देन के आप केयर वर्कर के तौर पे जाएं और आपने कभी काम ही ना किया हो, अब रादर के आप डिप्लोमा लेके जाएं और 5 साल के लिए वर्क परमिट मिले और आप मुस्तकिल क़याम करें। पाकिस्तानी $38 बिलियन सालाना पाकिस्तान के लिए भेजते हैं, जो एक्सचेकर का डेफिसिट पूरा करता है इनकम और एक्सपेंडिचर्स में। आप इन चीजों पे ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने स्टाफ के ऊपर, अपने रिक्रूटमेंट के ऊपर, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। आप ये वाकयातन 10 लाख पे ले जा सकते हैं, आप वाकयातन ये 1 बिलियन के ऊपर लेके जा सकते हैं। मेरे ख्याल में 38 बिलियन जो है वो थोड़ा है, 100 बिलियन तक रेमिटेंस बढ़ सकती हैं अगर आपकी टारगेटेड ओईसी एजेंटी का खात्मा करें, ह्यूमन स्मगलिंग का खात्मा करें, जिससे
नाम बदनाम होता है। अच्छा सर, और लीगल माइग्रेशन की तरफ लोग जितने ज्यादा होंगे वो तो फिर जाहिर है अपने मुल्क में भी काम करने की अहलियत रखते हैं। इंटरनेशनली तो उनको मौका मिलेगा। आपने बात भी की अभी सऊदी अरब की, मुत्तहिदा अरब अमारात की, कि वहाँ पर भी नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी। और अब जो एक मैकेनिज्म है कि स्किल्ड लोग जा सकेंगे बाहर, और एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया गया जिससे इलीगल माइग्रेंट्स के रास्ते भी रोके जाएंगे। लेकिन क्या लगता है आपको, डंकी वाले वाक़यात, इससे पहले भी गवर्नमेंट की जानिब से कई इक़दाम किए गए लेकिन डंकी वाक़यात में इजाफा ही होता गया, कमी नहीं देखी गई। तो अब आप क्या समझते हैं जो प्रॉपर एक हिकमत अमली बनाई गई है गवर्नमेंट की जानिब से, इससे क्या कोई फ़ायदा हो सकेगा पाकिस्तान को या पाकिस्तानी लोगों को? और वो लोग जो बेरोज़गारी से तंग आकर डंकी लगाकर बैरून मुल्क जाते हैं, ऐसे वाक़यात में कमी पैदा होगी? देखिए, वज़ीर आज़म की तरफ से पूरे अहकामात हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं उनकी बीख को नहीं की जाए और उनको अब जो है हिस्ट्री बनाया जाए। ये पॉलिटिकल विल तो है, लेकिन ग्राउंड पे आप देखें तो गुजरात, मंडी बाउद्दीन, खारियां और ये जो पट्टी है, यहाँ पे मुतवातर 20-30 साल से लोग जा रहे हैं और इस इलाके से जा रहे हैं। जब तक आपको रिप्लेस नहीं करें, उन इलाकों में इंस्टीट्यूट बना के लोगों को राग़िब नहीं करेंगे कि भैया आप यहाँ आके 9 महीने का कोर्स करें, लैंग्वेज करें, हम आपको लीगल तरीके से मुल्क से बाहर भिजवाएंगे और आप ओईसी के ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन में रजिस्टर करें, डिप्लोमा करें, फिर आप उनकी वेटिंग लिस्ट में आए, आपको मुल्क से बाहर लीगल तरीके पर भिजवाया जाएगा। आप शेर हैं, बकरी के वीजे पे ना जाएं, आप वहां फंस जाएंगे, वहां मेडिकल के इश्यूज बनेंगे, इंश्योरेंस के इश्यूज बनेंगे। जैसे फिलीपीन ने टारगेट किया है लीगल माइग्रेशन के ऊपर, अपने मुल्क से बाहर ट्रेन लोगों को भेजा है, अगर पाकिस्तान भी करे तो ये अचीवेबल है। लेकिन ये अचीवेबल तब भी है जब इसकी मार्केटिंग की जाए, लोगों को राग़िब किया जाए और लोग जो है अपनी जमा पूंजी ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हाथ में देने की बजाय उसके ऊपर इन्वेस्ट करें जो गवर्नमेंट उसकी राग़िब कर रही है। और ट्रेनिंग के बाद भी लोगों को फिर मौका भी मिले मुल्क से बाहर जाने का, रादर वो ट्रेन ही करते रहे, लैंग्वेज ही सीखते रहे और बाकी एजेंट जो है बाकी बंदों को भेज दें और ये बेचारे ट्रेन जो है वही रह जाए। और यही वज़ीर आज़म की मंशा है कि हम ट्रेन करके लोगों को मुल्क से बाहर भेजें। अच्छा मलिक साहब, ताकि मुल्क के लिए ज़र बबादला भी कमाए और रिमिटेंस में इजाफा हो। अच्छा मलिक साहब, एक इशू क्योंकि आप अब मौजूद हैं तो फ़ायदा उठा लेते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि उनकी जायदादों पे यहाँ पे कब्जे हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली उनके रिश्तेदार और दोस्त ही उनमें ज़्यादा मुलव्वस होते हैं। अब आपने को कानून साजी भी करवाई है वो चीज़ें, तो आप क्या इकदाम कर रहे हैं, किस तरह से इससे निपटा जा सकता है? देखिए, उसके 3 स्टेप हैं भाईजान। एक तो लोग जो हैं नाइव हैं, पेपर वर्क कोई नहीं होता, आप अपने रिश्तेदार के हाथ पावर ऑफ अटर्नी पकड़ा देते हैं, वो बाद में आपकी जायदाद पे काबज हो जाता है। अब रिश्तेदार से लड़ रहा है, उसमें बड़ी कबाहतें पैदा होती हैं क्योंकि आपने पावर ऑफ अटर्नी दी होती है, वो काबज होते हैं, आप मुल्क से बाहर है। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो है वो कानून बनाया है जिसके जरिए 37 जिलों में ओवरसीज के लिए अदालतें मुकर्रर की हैं। जस्टिस आलिया नीलम ने काइंडली 37 जजेस एलोकेट किए हैं। एडिशनल सेशन जज की अदालत हर जिले में ओवरसीज की अदालत करार देगी। मुल्क से बाहर से बैठ के आप पिटीशन कर सकेंगे, मुल्क से बाहर से बैठ के आप गवाही दे सकेंगे एम्बेसी के जरिए। और उसकी मुद्दत की गई है कि अब 90 दिन में ट्रायल कोर्ट जो है उसका फैसला करेगी। उसकी हाई कोर्ट का एक जज 60 दिन में उसकी अपील की समाअत करेगा। तो डीसी जो है वो डिटरमिन करेगा कि पेपर वर्क क्या है। आप ईच पार्टी कैन गो टू कोर्ट 90 दिन में फैसला करेगी कि इसका असल मालिक कौन है और वो कब्जा अगर आगे अपील नहीं होती तो वो मुतल्लिका लॉ इन्फोर्समेंट के जरिए जजेस ही इसको इन्फोर्स करवाएंगे। तो ये एक अच्छी रवायत है। तो रिसेंटली जो स्पैट हुई है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की, मेरे ख्याल में उसमें नहीं जाना चाहिए। हम विक्टिम हैं, हमसे पूछें। लोग सालों 10 साल मामूली है कि जायदाद का कब्जा है, भाई के साथ जायदाद का तनाजा है, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 10 साल लगते हैं। तो हमसे पूछें कि ये चीजें अच्छी हो रही हैं, कब्जा के केसेस के ऊपर मुल्क से बाहर जो है आपकी बदनामी होती है, ये जल्द फैसला कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि 2026 जो है वो पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से बेहतर साल हो। इमरान साहब क्या समझते हैं, जिस तरह से अभी तो हम बहुत सारी खुशखबरियां नौजवानों को दे चुके हैं, 2026 में आप क्या देखते हैं, क्या मंजरनामा आपके सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कोई मैसेज आप देना चाहें? देखें, पहले तो सबसे पहली बात तो ये है ज़ैनब कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे वो नाजरीन जिन्होंने पूरा साल हमारा ये प्रोग्राम देखा और बड़े शौक से ना सिर्फ देखा बल्कि हमें इस पर फीडबैक भी किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं।
और जो अगला साल आ रहा है उसके लिए यही पैगाम है कि अल्लाह हमारे सब के लिए, पाकिस्तान के लिए और पूरी कौम के लिए खुशियों वाला साल आए, उम्मीद वाला साल आए और इसमें पाकिस्तान को दुनिया में मज़ीद इज़्ज़त भी मिले। बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान को दुनिया में मज़ीद इज़्ज़त मिले, पाकिस्तान हर फोरम पर कामयाब हो। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।